नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं 5 बजे का ये ताजा तरीन बुलेटिन आपके लिए, जहां दिन भर की अहम और बड़ी खबरें हैं आपके लिए, खासतौर पे वो खबरें जो आपके काम की और आपके फायदे की भी हैं। तो आइए सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। पुतिन ने दी परमाणु हमले की चेतावनी, अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से कहा रूस को हल्के में न ले, युद्ध के बीच देश को किया संबोधित। फेड के फैसले से पहले बाजार हुआ सतर्क, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में आज रही बिकवाली, मेट्रो, इंफ्रा, एनर्जी, फार्मा शेयरों में गिरावट, सेंसेक्स 263 तो निफ्टी 98 अंक गिरकर बंद। फेड रेट हाइक की डर से सोने में भी बड़ी गिरावट, एमसीएक्स पर सोना 8 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा, 39,000 के स्तर पर आया। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अमेरिका और फ्रांस ने की पीएम मोदी की तारीफ। इमैनुअल मैक्रों ने कहा पीएम मोदी ने सही कहा कि यह समय युद्ध का नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव की गहमागहमी बढ़ी, आज सोनिया से मिलेंगे गहलोत, शशि थरूर भी जुटे चुनाव की तैयारी। बसंती घोड़ा बैठी है, समझे यादव, और घोड़ा दौड़ा रहे, घोड़ा दौड़ा रहे। हमका कहीं भागो के घोड़ा निकले कुर्सी में ना आ जाए। हमरे बगल में चाचा बैठे रहे, कहीं बैठो मनोहर सनीमा है। अरे हमका तो का मालूम सनीमा है, हमका मालूम सनीमा है, घोड़ा को नहीं मालूम सनीमा। चले गए हम सबको हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव, 58 साल की उम्र में निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने दी श्रद्धांजलि। खबरों की शुरुआत अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। यूक्रेन के साथ जंग के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पश्चिमी देशों को परमाणु हमले की चेतावनी दे डाली है। पुतिन ने कहा है कि अगर रूस की अखंडता पर आंच आई तो वो हर तरीके से निपटेंगे। पश्चिमी देश अपनी सीमा लांघ चुके हैं। पुतिन ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को धमकी देते हुए कहा कि कोई भी परमाणु हमले की चेतावनी को हल्के में ना ले। उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु हमले की चेतावनी कोई ड्रामा नहीं, रूस पर खतरा मंडराया तो वो परमाणु हमला भी कर देंगे। इसके अलावा पुतिन ने कहा कि उनका लक्ष्य डॉनबास को आजाद कराना है। वो डॉनबास में अपनों की सुरक्षा के लिए हर संभव साधन जुटाएंगे। पुतिन ने युद्ध के लिए अधिक संसाधन और सैन्य टुकड़ियों को शामिल करने का ऐलान भी किया। रूस में हथियारों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए फंडिंग का आदेश भी दिया गया है। पुतिन ने 3 लाख रिजर्व सैनिकों को इकट्ठा करने का आदेश दिया है। रूस की चेतावनी के बीच आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे। पूरी दुनिया की निगाहें अब बाइडेन के आज रात के भाषण पर टिकी हुई है। पुतिन की परमाणु हमले की चेतावनी के मायने क्या हैं? आवाज अड्डा पर आज इसी पर होगी बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा। परमाणु युद्ध, पुतिन का अल्टीमेटम। इधर अमेरिका और फ्रांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने कहा है कि पीएम मोदी ने समरकंद में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से जो कहा वो पूरी तरह से सही था। अमेरिका इस बयान का स्वागत करता है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने भी यूएन जनरल असेंबली में पीएम मोदी की तारीफ की। मैक्रो ने कहा कि पीएम मोदी ने समरकंद में पुतिन से सही कहा था कि यह वक्त युद्ध का नहीं है, यह समय पश्चिम से बदला लेने या पश्चिम का विरोध करने का नहीं है। दरअसल पीएम मोदी ने समरकंद में एससीओ समिट में द्विपक्षीय बैठक के दौरान पुतिन से बातचीत के दौरान ये बात कही थी कि युद्ध का वक्त नहीं है, हमें इस बारे में बात करनी होगी कि हम शांति कैसे स्थापित करें। तो ये आज की बड़ी खबर है और जैसा हमने आपसे कहा कि इस पर आज का आवाज अड्डा भी है, जहां पर पुतिन की ताजा धमकी दुनिया भर के लिए चिंता का सबब बन गई है। परमाणु युद्ध, पुतिन का अल्टीमेटम, जरूर जुड़े आज के इस बड़ी बहस में। और अब हम रुख करेंगे
कुछ अन्य खबरों का देश के अंदर से। राजस्थान और कच्छ से मानसून की वापसी शुरू हो गई है, लेकिन अभी 8 राज्यों में मानसून की बारिश में कमी देखी जा रही है। इसका असर फसलों की बुआई पर भी हुआ है। खबर पर थोड़ा अपडेट हम और लेंगे। असीम मनचंदा हमारे साथ है। तो असीम, अब ये मानसून के लिए चलाचली की बेला है, लेकिन कहीं से डेफिसिट की बातें आ रही हैं, इनफैक्ट फसलों की बुआई पर भी असर होने की बातें हैं। क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, मानसून ने राजस्थान और कच्छ से अपनी वापसी की शुरुआत जो है वो कर दी है। 2016 के बाद ये पहला मौका है जब मानसून जो है इतनी देरी से अपनी वापसी जो है वो कर रहा है। अगर मैं इस साल मानसून की बारिश की बात करूं तो पूरे देश में सामान्य से 7% ज्यादा बारिश जो है वो देखने को मिली, लेकिन इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफी अनइवन था। 8 राज्य हैं जहां पर की मानसून की बारिश में कमी जो है वो देखने को मिली, जहां पर डेफिशिएंसी जो है वो अभी भी बनी हुई है। खासतौर पर इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, दिल्ली शामिल है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य जो है वो भी शामिल है। तो इसका सीधा सीधा असर जो है धान की बुआई के ऊपर देखने को मिला। अब तक धान की बुआई जो है 4.5% के आसपास जो है पिछले साल के मुकाबले जो है पिछड़ रही है। इसका असर उसके उत्पादन पर भी देखने को मिलेगा। पिछले साल के मुकाबले उत्पादन जो है 6 से 10 लाख मीट्रिक टन जो है धान का जो है कर सकता है। सब्जियों के ऊपर इसका भी काफी असर जो है देखने को मिलेगा। खासतौर पर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर आपको बाढ़ जो है देखने को मिली, लेकिन कई राज्य ऐसे हैं जहां पर डेफिशिएंसी जो है अभी तक बनी हुई है। जानकर मानते हैं कि मानसून के रिटर्न के बाद तो कोई भी ऐसा मौका जो है वो नहीं होगा जिससे कि बारिश का पैटर्न जो है वो सही जो है हो पाए। तो कुल मिलाकर के इस बार जो है उत्पादन जो है थोड़ा सा जो है घट सकता है, जिसका कि असर आने वाले दिनों में पड़ेगा। ठीक है, तो ये मानसून पे था इंपॉर्टेंट अपडेट। और अब बात कर लेते हैं मार्केट की, जहां पर फेड के फैसले से पहले कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव देखा गया। सेंसेक्स 263 पॉइंट गिरकर 59,457 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 98 पॉइंट गिरकर 17,718 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो आज निफ्टी बैंक में 265 अंकों की गिरावट रही और ये 41,203 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा गिरावट मेटल, इंफ्रा, एनर्जी, फार्मा शेयरों में देखी गई, तो वहीं एफएमसीजी शेयरों में लगातार तीसरे दिन आज बढ़त का आलम था। तो फेड की बैठक से पहले बाजार सतर्क नजर आया और अब दुनिया के तमाम बाजारों की नजर आज रात आने वाले फेडरल रिजर्व के फैसले पर है। तो क्या आ सकता है ये फैसला, बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे नीरज बाजपेयी। तो नीरज जी, आप आशंकाएं हैं कि ब्याज दरें कितनी बढ़ेगी? बढ़ना तो तय है, लेकिन फेडरल रिजर्व अब उसमें 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करता है या फिर उसे 100 बेसिस पॉइंट यानी 1% पर ले जाता है? शायद यही सबकी चिंता का सबब है। क्या डिटेल्स है आपके पास, क्या हो सकता है आज रात? देखिए, 75 बेसिस पॉइंट या 0.25% तो गिवन है, ये तो मान के चलिए हुई। थोड़ी बहुत डिबेट इस बात पे हो रही कि क्या इससे ज़्यादा हो सकता है, क्या फेड फ्रंट लोडिंग कर सकता है, क्या 1% हो सकती है क्या? ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें जो तमाम व्यूज़ हैं, सर्वेज हैं, वहाँ पे अलग अलग सर्वेज होते हैं, उसमें करीब 18-19% लोग ये बात मानते हैं कि शायद 1% तक फ्रंट लोडिंग वो कर दे। दरअसल फेड के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये लगातार तीसरी हाइक की तरफ वो बढ़ रहे हैं और उसके बावजूद अभी तक इन्फ्लेशन उनके कंट्रोल में नहीं आया है। लास्ट जो नंबर आया था वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। हाउसिंग में कोई नरमी अभी देखने को नहीं मिल रही है। जॉब मार्केट बहुत ही स्ट्रांग है, वहाँ पे कंज्यूमर स्पेंडिंग स्ट्रांग है। तो फेड क्या एक ऐसा कदम ले सकता है जिससे एक बार में थोड़ा सा एक जर्क दे और इस इन्फ्लेशन को नीचे लाए? क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा उसके सामने बन गया है कि अब चर्चा ये होने लगी है कि इन्फ्लेशन के बिहाइंड द कर्व है, फेड कंट्रोल नहीं कर पा रहा उसको। तो अगर 1% करेगा तो क्या होगा और 0.25% करेगा तो क्या होगा? देखिए, मार्केट ने 0.25% को डिस्काउंट कर रखा है, मान के चल रहा है कि इतना तो हो सकता है, इतनी तो तेजी हो सकती है। लेकिन इसके साथ जो कमेंट्री, जैसा आपने जिक्र किया कि बोलेंगे क्या, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो कमेंट्री के साथ ये कहते हैं कि ठीक, हमने 75 बेसिस पॉइंट किया है, लेकिन अगली बैठक में भी इस तरीके के फैसले हो सकते हैं क्योंकि डेटा अभी भी उतना कंफर्ट नहीं दे रहा है, तो मार्केट के लिए बहुत निराशा की बात होगी। क्योंकि जो रेंज मान के चल रहे हैं लोग कि नवंबर तक होगी, वो 3.5 से 4% की रेंज लेके चल रहे हैं। तो अगर 175 बेसिस पॉइंट बढ़ता है तो 3% हो जाएगा और 1% बढ़ता है तो 3.25% होगा। तो यानी नवंबर में एक गुंजाइश और बढ़ने की होगी, 3.5 से 4 की रेंज अगर लेके चल रहे हैं तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा डरा सहमा हुआ है। यूरोपियन मार्केट भी इसीलिए गिर रहे हैं।
दूसरा, अगर आप थोड़ा क्यूज लेने की कोशिश करें तो आप देखिए 2 साल का जो उनकी बॉन्ड यील्ड है वो एकदम से शूट अप कर गई है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड वो 3.5% से ऊपर शूट अप कर गई है। इसके साथ ही गोल्ड में बहुत तेज गिरावट देखने को मिली है, $1700 के नीचे आ गया, वो पौने 1700, 1675 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड जो कि इन्फ्लेशन का हेज माना जाता है, तो ये 2 क्यों ऐसा दिख रहे हैं कि शायद कहीं बैक ऑफ माइंड में ये हो सकता है कि फेड फ्रंट लोडिंग करे और 1% तक की बढ़ोतरी कर दे ब्याज दरों में। अगर ऐसा होता है तो मार्केट के लिए शॉकर होगा और बाजार इसको अभी पूरी तरीके से डिस्काउंट नहीं कर रहा है। इसीलिए बाजार में आप देखिए तो भारी वोलेटिलिटी कल भी हुई थी यूएस में। पहले 500 पॉइंट गिरा, फिर थोड़ी सी रिकवर हुआ, 300 पॉइंट नरमी के साथ बंद हुआ। तो ये फैक्टर्स हमारे सामने अनवील होंगे 11:30 बजे रात में, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जेरेम पावेल फेड चेयरमैन, तब ये पता चलेगा। लेकिन बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कितना बढ़ेगा ये तो मुद्दा है ही। ये कमेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमेंट्री है कि अगर उन्होंने ये कह दिया कि हम अभी इस सिलसिले को जारी रखेंगे तो शायद मार्केट के लिए ज़्यादा निराशा की बात होगी। चलिए, तो आज रात पता चलेगा कि क्या होगा, 75 बेसिस पॉइंट या फिर 1%। इधर ग्लोबल बाजारों में सोना 29 महीने के निचले स्तरों पर लुढ़क गया है। ये भी फेड की बैठक का ही असर है। फेड के फैसले से पहले क्यों टूट रहा है सोना, ये भी एक जानने वाली बात है। तो यहाँ पर मनीषा जी हमारे साथ हैं जो ये बताएंगी कि क्या हो रहा है। मनीषा जी, क्या यहाँ से और गिरावट संभव है? जैसा अभी नीरज कह रहे थे, जिस तरह से शेयर मार्केट रिएक्ट कर रहा है, क्या यहाँ पर भी वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा? जी शुक्रिया। हाँ, सोना यहाँ पर 29 महीने के लोज पर कारोबार कर रहा है और अगर आप भारतीय बाजारों में देखें तो 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का लेवल हमने बहुत इजीली यहाँ पर टूटता हुआ भी देखा है। 2 इंपॉर्टेंट चीजें, एक तो यूएस फेड की जो मीटिंग है, 75 बेसिस पॉइंट का जो रेट हाइक है वो बाजार में फैक्टर्ड इन है और वो ऑलरेडी हमने प्राइसेस में यहाँ पर आता हुआ देखा है। लेकिन जैसे कहा गया कि पूरी गाइडेंस नवंबर की जो होगी उसके ऊपर बाजार का ध्यान है। अगर नवंबर में ये माना जाएगा कि 50 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक है तो सोने में आप कुछ ठहराव आता हुआ देखेंगे। अगर फिर से 75 बेसिस पॉइंट की हाइक होगी तो क्लियरली सोना यहां से और गिर सकता है और बाजार को लगता है कि $1600 पर आउंस के लेवल्स भी आप यहां पर बनता हुआ देखेंगे। और अगर शायद 25 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक होती है तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन की चिंताएं खत्म हो चुकी हैं और सोना उस लिहाज से काफी भाग सकता है। तो नवंबर को लेकर क्या गाइडलाइंस हैं, क्या गाइडेंस है, उसके ऊपर यहां पर ध्यान रहेगा। एक और चीज आज जो है वो है डॉलर इंडेक्स को लेकर, वो 20 साल के हाईज पर कारोबार कर रहा है। हमने 110.80 का ऑल टाइम हाई डॉलर इंडेक्स में बनता हुआ देखा। रुपए की अगर बात करें तो आज रिकॉर्ड क्लोजिंग हुई है। जापानीज येन 24 साल के लोज पर है, पाउंड स्टर्लिंग 37 साल के लोज पर है, कैनेडियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर यहां पर 2-2 साल के लोज पर भी हैं। तो इन सब का असर हमने सोने में इस लिहाज से पड़ता हुआ देखा है। भारतीय बाजारों में क्लियरली फेस्टिवल डिमांड के चलते ये भाव अच्छे नजर आते हैं, लेकिन यहां से भी उठापटक जारी रह सकती है। एज ऑफ नाउ माना यह जा रहा है कि 48,000 पर 10 ग्राम का जो भाव है भारतीय बाजारों के लिए एक बेहतर सपोर्ट का काम कर सकता है। जी शुक्रिया। सोलर सेक्टर को बूस्ट देने के लिए आज एक बड़ा फैसला लिया गया। सोलर पावर में इस्तेमाल होने वाले हाई एंड सोलर मॉड्यूल के लिए 19,500 करोड़ रुपए की पीएलआई स्कीम को आज कैबिनेट से मंजूरी मिल गई। इसके अलावा कैबिनेट में और क्या क्या हुआ है, फैसले बड़े, वो बताने के लिए हमारे साथ है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, एक तो ये पीएलआई की बात हो गई, और क्या अहम फैसले रहे और पीएलआई में भी किस तरह का खबर विस्तार है? कैबिनेट ने 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। सबसे पहला फैसला सोलर पावर के लिए है। हाई एफिशिएंसी वाले सोलर पीवी मॉड्यूल के लिए सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की दूसरी किस्त को मंजूरी दी है। दूसरी किस्त पहली किस्त से कहीं ज्यादा है। पहली किस्त जहां सिर्फ 4,500 करोड़ रुपए की थी, ये दूसरी किस्त 19,500 करोड़ रुपए की है, ताकि सोलर पावर का घरेलू उत्पादन बढ़ाया जा सके और सोलर पीवी मॉड्यूल पर जो है इंपोर्ट पर निर्भरता कम की जा सके। दूसरा महत्वपूर्ण फैसला सेमीकंडक्टर के लिए लिया गया है। दरअसल सेमीकंडक्टर के लिए सरकार ने जो 76,000 करोड़ रुपए की स्कीम का ऐलान किया था, इंसेंटिव स्कीम का, उस स्कीम में कुछ बदलाव किए गए इंडस्ट्री के फीडबैक के बाद, ताकि इस सेमीकंडक्टर में ज्यादा से ज्यादा निवेशक हर तरह के सेगमेंट में आ सके। और तीसरा फैसला वह लॉजिस्टिक पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। वही लॉजिस्टिक पॉलिसी जिसको 17 तारीख को प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, आज उसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ अपडेट थे सरकार की कैबिनेट की बैठक में और अप्रूवल्स को लेके। यहाँ एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद खबरें होंगी राजनीति से, जहां कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव को लेकर गहमा गहमी और बढ़ गई है। पूरी डिटेल ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। अक्टूबर में होने वाले कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव के लिए गहमा गहमी शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि ये मुकाबला गहलोत बनाम शशि थरूर हो सकता है। पूरी कहानी समझते हैं अपनी संवाददाता पल्लवी कोच से। पल्लवी, अब क्या माने कि राहुल गांधी मान नहीं रहे हैं, शशि थरूर और गहलोत के बीच अब मुकाबला होता दिख रहा है। ऐसे में राजस्थान का क्या होगा? क्या इन्हें आप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़नी होगी? बहुत सारे सवाल होंगे। क्या चल रहा है कांग्रेस में? 24 तारीख से नामांकन भरना शुरू हो जाएगा और ऐसे में पता चल जाएगा कि कौन कौन कांग्रेस के नेता हैं जो चुनाव लड़ेंगे। सबसे पहले जो नाम आ रहा है वो है अशोक गहलोत का। अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि वो कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, लेकिन अगर वो नहीं बनते हैं तो ऐसे में वो नामांकन पत्र भरने के लिए तैयार हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस समय ये भी है कि क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री वो बने रहेंगे। देखिए, कांग्रेस के संविधान में ऐसा कोई नहीं लिखा गया है कि एक अध्यक्ष मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। इस बात का सहारा अशोक गहलोत बिल्कुल ही लेंगे, उनके समर्थक भी लेंगे। लेकिन क्या ये उनके लिए मुमकिन होगा? क्योंकि बतौर अध्यक्ष उनको पार्टी को एकजुट रखना पड़ेगा, जितने बाकी विरोधी दल हैं उन सबसे बातचीत भी करनी पड़ेगी और 2024 की तैयारी शुरू भी करनी पड़ेगी। लेकिन साथ ही साथ राजस्थान में चुनाव बहुत दूर नहीं है, 1 साल बाद चुनाव होना है। तो क्या अध्यक्ष पद का काम प्लस मुख्यमंत्री का काम दोनों एक साथ अशोक गहलोत निभा पाएंगे? सचिन पायलट और उनके समर्थकों को ये उम्मीद जरूर है कि अगर अशोक गहलोत केंद्र में आ जाते हैं तो उनका सपना पूरा होगा, यानी कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेंगे। साथ ही साथ शशि थरूर भी आज दिखे गए कांग्रेस मुख्यालय में। उन्होंने इलेक्शन ऑफिस में जाकर इलेक्टोरल लिस्ट या वोटर्स लिस्ट है वो भी देखा। मुझे लगता है 26 तारीख से जब नवरात्र शुरू होंगे उस समय नॉमिनेशन पत्र भरे जाएंगे और तभी कोई क्लैरिटी मिल जाएगा कि कौन कौन लोग चुनाव लड़ रहे हैं। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए पल्लवी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ फेस्टिवल सीजन की। फेस्टिवल्स पर ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो वक्त आ गया है। 23 सितंबर से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के अलावा मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पर सेल्स शुरू होने वाली हैं। इसमें आईफोन, वन प्लस के स्मार्टफोन, टीवी, फ्रिज जैसे अप्लायंस और हजारों आइटम्स पर काफी बड़े डिस्काउंट्स की बातें हो रही हैं। क्या कुछ आपके फायदे का इस सेल्स में हो सकता है, बता रही हैं दीपाली नंदा। Amazon ग्रेट इंडियन फेस्टिवल में iPhone 12 पर आपको साल की बेस्ट डील मिलेगी। सेल के टीजर के मुताबिक iPhone 12 40,000 से कम कीमत में मिलेगी। फिलहाल Amazon पर 57,900 रुपए और एप्पल की साइट पर iPhone 12 की कीमत 59,900 रुपए है। तो वहीं फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज में स्मार्ट वॉच, लैपटॉप, बियरेबल्स और दूसरे एक्सेसरीज पर 80% तक की छूट मिलेगी। सेल के दौरान एप्पल, सैमसंग, रियलमी, वीवो और पोको जैसे ब्रांड्स के स्मार्टफोन पर भारी छूट मिलेगी। फ्लिपकार्ट ही नहीं, मिंत्रा और अमेजॉन जैसी कॉमर्स कंपनियां भी अपनी फेस्टिव सेल की शुरुआत करने जा रही है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन सभी ई कॉमर्स कंपनियों की फेस्टिव सेल की डेट्स की बात की जाए तो करीब करीब मिलती जुलती है। तो फ़ायदा तो कंज्यूमर का ही है। आप इन सभी वेबसाइट पर जाएं और अपनी पसंद और पॉकेट के हिसाब से डील ब्लॉक कर लें। मिंत्रा की फेस्टिवल सेल में आपको अप्रैल से लेकर एक्सेसरीज पर 50 से 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके पास ICICI, SDFC या एक्सिस बैंक का क्रेडिट या डेबिट कार्ड है तो एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो अमिताभ बच्चन से लेकर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जैसे बड़े बड़े फिल्म स्टार इस बार फेस्टिव सीजन में आपके लिए प्रमोशनल ऑफर्स और डिस्काउंट्स वेबसाइट पर लेकर आ रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये स्टोरी देखने के बाद आप भी अपनी शॉपिंग लिस्ट तैयार करेंगे ताकि समय रहते आप इन ऑफर्स और डिस्काउंट का फायदा उठा पाएं। दीपाली नंदा, दिल्ली। रतन टाटा को पीएम केयर्स बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पीएम केयर बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के साथ बैठक की। मीटिंग में फंड से हुई मदद का प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके अलावा पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन की भी समीक्षा की गई। इसके तहत 4,345 बच्चों को मदद दी गई है। मीटिंग में इन्फोसिस फाउंडेशन की पूर्व अध्यक्ष सुधा मूर्ति, न्यायमूर्ति KD थॉमस, करिया मुंडा जैसे दिग्गज भी शामिल रहे। हफ्ते में 4 दिन काम और 3 दिन आराम का सिस्टम कामयाब हो रहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। गार्टनर के सर्वे में बात सामने आई है। 4 डे वीक पर देखिए आज एक बड़ी चर्चा। कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर 4 दिन काम 3 दिन आराम, आज का कंज्यूमर अड्डा।
भारतीय कॉमेडी जगत के सरताज राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के एम्स में निधन हो गया। करीब 42 दिन से वो दिल्ली एम्स में जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, लेकिन आज सुबह 10 बजे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। कार्डियक अरेस्ट की वजह से उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान ही पता चला कि उनके दिल में एक हिस्से में 100% ब्लॉकेज है, जिसकी वजह से 42 दिनों में अस्पताल में इलाज चला, परंतु आज जिंदगी की जंग राजू हार गए और इस दुनिया को अलविदा कह गए। प्रधानमंत्री मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़ी हस्तियों ने राजू के निधन पर शोक जताया है।